अनाया ने अपनी आल आंखों से रिद्धि जी को देखा और बेहद डरावनी आवाज में बोली, मिसेज रायचंद, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? रिद्धि जी अपने डर को काबू करते हुए बोली, तुमने जानबूझकर रूही को हर्ट किया ना? तुमने उसके सामने उसका हक किसी और को क्यों दिया? रिद्धि जी की बात सुनकर अनाया जोर जोर से हंसने लगी। वाह मिसेज रायचंद, आप हक की बात कर रही हैं। हाँ, कौन से हक की बात कर रही हैं आप? आपका और आपके पति या बच्चों का मुंह पर कोई हक नहीं है। और रही आपकी प्यारी बेटी रूही की बात, तो वो हक उन्होंने खुद मुझसे 7 साल पहले छीना था, जिस हक की बात आप कर रही हैं। और खबरदार, आपने दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो आज तक थोड़ी बहुत इज्जत थी कि आपने मुझे जन्म दिया था, मगर आज वो इज्जत भी खत्म हो गई। आप अपने बच्चों की माँ तो बन गई, मगर मेरी माँ ना आप तब थी, ना अब है, ना कभी बन पाएंगी। और आपको क्या मुझ पर शर्म आती है? मुझे आपकी बेटी होने पर शर्म आती है, और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि भले ही अनाथ बना दे, मगर आप जैसे माँ बाप किसी को न मिले। इतना कहकर वो वहां से ऊपर की तरफ चली गई। उसके पीछे समायरा भी चली गई, मगर अब उसे रिद्धि जी से सिर्फ नफरत हो रही थी। इधर उनके जाने के बाद राधिका जी रिद्धि जी के पास आकर उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सब लोग अवाक रह गए। रिद्धि जी अविश्वास से राधिका जी को देखने लगी। राधिका जी बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कैसी औरत हो तुम? हाँ, तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो। सही कहा अनाया ने, तुम जैसे माँ बाप होने से अच्छा बच्चे को अनाथ होना चाहिए। मुझे तुम पर शर्म आती है कि तुम जैसी सेल्फिश औरत को क्यों मैंने अपने घर की बहू बनाया। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम ऐसी निकलोगी, मैं कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाती। वहीं उनकी इतनी कड़वी बातें सुनकर रिद्धि जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, माँ आप। जैसे ही उन्होंने माँ कहा, राधिका जी गुस्से से घूरते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे माँ बोला, मेरी तुम जैसी बेटी या बहू नहीं हो सकती। आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आइंदा से मुझसे माँ कहने की हिम्मत मत करना। अभी रिद्धि जी कुछ और कहती, तभी उन्हें अनाया आती हुई दिखाई दी, जिसके हाथों में लगेज था और उसी के पीछे समायरा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मगर आज जैसे अनाया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इतना शोर सुनकर रूही भी नीचे आ गई, मगर उसने जब नीचे इतना कुछ देखा तो वो रूहानी को देखने लगी, जिसकी आंखें नम थीं। अनाया नीचे आई, ठीक उसी समय दरवाजे की बेल बजी। एक मेड ने दरवाजा खोला तो सामने वकील थे और वो अंदर आ गए। अंदर आकर वकील ने कहा, मैम आपके पेपर रेडी हो गए हैं? तो अनाया ने उनके हाथों से पेपर ले लिया और बोली, मैंने जैसा बोला था वैसा ही किया ना? वकील ने सिर हिला दिया। अनाया ने वो पेपर्स लेकर अश्विन जी के पास गई और बोली, मिस्टर रायचंद साइन कीजिए। और उसने दादू की तरफ देखकर बोला, दादू मिस्टर रिदम रायचंद को कॉल करके घर आने को बोलिए। तो दादू ने वैसा ही किया। वहीं उन पेपर्स को देखकर अश्विन जी के हाथ कांपने लगे। वो अपनी नम आंखों से अनाया को देखते हुए बोले, अना। मगर अनाया सर्द आवाज में बोली, खबरदार मिस्टर रायचंद, मुझे अना कहा तो आप साइन कीजिए, वरना मैं कोर्ट में अप्लाई कर सकती हूँ। अश्विन जी ने तब भी साइन नहीं किया तो इस बार अनाया ने एक चाकू उठा ली और अपनी कलाई पर उसे काफी टाइट रखते हुए, जिससे उसके हाथ से हल्का खून निकलने लगा। वो अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोली, साइन कीजिए। अश्विन जी बेहद घबरा गए और उन्होंने साइन कर दिया। उसके बाद अनाया ने रिद्धि जी को देखते हुए बोला, साइन कीजिए। अनाया के हाथ में चाकू देखकर वो भी बहुत डर गई थी, इसलिए उन्होंने भी साइन कर दिया। रूही और रूहानी को भी ना चाहते हुए साइन करना पड़ा। ठीक उसी टाइम रिदम, ऋषभ और रिदान भी पहुंच गए, मगर जब अनाया के हाथ में चाकू देखा तो तीनों घबरा गए। ऋषभ जल्दी से उसके पास आकर बोला, प्रिंसेस ये क्या कर रही हो बच्चा, चोट लग जाएगी। तभी अनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली, भैयू कुछ नहीं होगा, प्लीज आप तो समझिए और थोड़ी देर कुछ ना बोले प्लीज। अनाया की आंखों में दर्द देखकर ऋषभ को कुछ बोला ही नहीं गया, वो शांत हो गया। अनाया को ऐसे देखकर उसे भी बहुत दर्द हो रहा था। तभी अनाया बोली, मिस्टर यंग रायचंद आप भी उन पेपर्स पर साइन कीजिए, मगर आप चिंता मत कीजिए, वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, ना मैं आपकी दोनों बहनों की जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ, साइन कीजिए। तो रिदम बोला, मगर बच्चा तुम चाकू छोड़ो, हम आराम से बात करते हैं। अनाया चाकू को अपने हाथ में ढसाने लगी, जिससे सब घबरा गए। रिदम बोला, बच्चा ऐसा मत करो, मैं साइन कर रहा हूँ। उसने भी साइन कर दिए। अनाया ने भी चाकू छोड़ दी, मगर उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने वो पेपर्स वकील को दे दिए। वकील वो पेपर्स लेकर चला गया। तभी ऋषभ बोला, प्रिंसेस अब तो हो गया, चलो हॉस्पिटल, तुम्हारी ड्रेसिंग करवाते हैं। तो अनाया बोली, रुकिए भैयू। उसके बाद वो रिद्धि जी को देखते हुए बोली, तो अब आप लोग खुश रहिए, आपको अब मुझसे झूठा प्यार करने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। उन पेपर्स में लिखा था कि आज के बाद आपका मुझसे और मेरा आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। आप लोगों का और मेरा आप लोगों पर कोई हक नहीं है। मिस्टर रायचंद की सारी प्रॉपर्टी या जायदाद में अनाया रायचंद का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना बोलकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो ऋषभ की तरफ पलटी, मगर कुछ बोलने से पहले ही ऋषभ की बाहों में निढाल से गिर गई। वहीं सबका दिल धक से रह गया। ऋषभ जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर भागा और गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए वहां से निकल गया। इधर बाकी लोग भी जाने को हुए तो राधिका जी ने सबको रोक दिया और स्वाति विरिधान से बोली, तुम दोनों जाओ। तो दोनों जल्दी से वहां से चले गए। वहीं समायरा अनाया को ऐसे देखकर बेहोश हो गई। उसे रिदम ने जल्दी से उठाकर कमरे में ले गया और डॉक्टर को कॉल लगाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने समायरा को चेक किया और उसे एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे डॉक्टर के जाने के कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया। उठते ही वो अनाया का नाम लेने लगी। दादी ने उसे शांत कराया और प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा शांत हो जाओ, अन्ना ठीक हो जाएगी। तो समायरा थोड़ी शांत हुई। तभी राधिका जी अपने छोटे बेटे के परिवार को देखते हुए बोली, तुम सब मेरी पोती से दूर रहना, वरना मैं इस बार तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। वो लोग आंखों में आंसू लेकर राधिका जी को देखते ही रह गए, मगर रिदम बिना भाव के एक तक सामने देख रहा था। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनाया की ड्रेसिंग हो गई थी, मगर अभी भी कमजोरी की वजह से वो बेहोश थी। ऋषभ उसका एक हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो प्रिंसेस, जो मैंने सोचा कि वो लोग अपनी गलती मान गए हैं, मगर नहीं, मैं गलत था और मेरी गलती की वजह से आज तुम इतने दर्द में हो। ये बोलते टाइम उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अगर हम दोनों ने उनकी बात नहीं मानी तो
तो वो हमारी अना को मार डालेंगे। उस दिन भी उन्हीं लोगों ने अना पर हमला किया था, मगर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। तभी अश्विन जी बोले, मगर अब हमारी बच्ची बहुत स्ट्रांग बन चुकी है, अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर अनाया हमसे बहुत नफरत करती है, हम चाहकर भी अभी सच्चाई नहीं बता सकते, नहीं तो पता नहीं वो लोग क्या कर दें। मगर कोई बात नहीं, हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो है, बस इसी बात का सुकून है। मगर मैंने फिर से उस पर हाथ उठाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद वो लोग फिर से मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचा दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। रिद्धि जी को संभालते हुए अश्विन जी उन्हें बेड पर लेट गए और उनके सिर को सहलाने लगे। थोड़ी ही देर में रिद्धि जी सो गई, मगर अश्विन जी कुछ सोच रहे थे। बाद में वो भी उनके बगल में आकर लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें भी नींद आ गई। अगली सुबह हॉस्पिटल में अनाया को होश आ गया। वो कुछ सोच रही थी और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खिल गई। उसके हिलने से ऋषभ की भी नींद खुल गई। वो जल्दी से उठा और अनाया को गले लगा लिया, फिर बोला, प्रिंसेस तुम ठीक हो ना? तो अनाया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भैया मैं ठीक हूँ। रिधान ने भी उसे गले लगाया और पूछा, तू सच में ठीक है ना? तो अनाया ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। ऋषभ ने उसके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी की और वो लोग घर चले गए। आज कोई भी अपने काम में नहीं गया हुआ था, सब लिविंग रूम में ही बैठे थे। तभी ऋषभ अनाया को गोद में उठाकर अंदर आया और उसे सोफे पर बिठा दिया। अनाया की नजर रूही पर गई और उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वो मन में बोली, रूही डार्लिंग वेल प्लेड, मगर तुम बेरहम क्वीन से बच जाओगी। हाँ, क्या मैं ऐसे ही बिजनेस और अंडरवर्ल्ड पर राज करती हूँ कि लोगों को पहचान न पाऊं? तुमने इस बार गलत इंसान को खेल में उतारा है। वो क्या है ना, मैं अनाया नहीं हूँ, मैं बेरहम क्वीन हूँ, जिससे बिजनेस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर कोई खौफ खाता है। तुम उसके साथ खेलने की सोच रही हो, मगर कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा। अनाया को ऐसे खोए हुए देखकर ऋषभ बोला, प्रिंसेस क्या हुआ? तो अनाया बोली, भाई मुझे भूख लगी है। ऋषभ मुस्कुरा दिया और बोला, चलो मेरा बच्चा नाश्ता कर लो। सब लोग भी डाइनिंग की तरफ चले गए। सब लोग अनाया को प्यार से देख रहे थे। समायरा तो अनाया से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे गोंद, मगर अनाया को समायरा का उसकी केयर करना और उसके लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता था। रूही ने अपनी नफरत छिपाने के लिए सिर झुका लिया और अपने नाखून हाथ में दबाने लगी। कोई नहीं देख पाया, मगर हमारी अनाया की चील जैसी आंखों से कुछ नहीं छुप सका। जैसे ही रूही ने अनाया की आंखों में देखा, अनाया ने उसे एक डेविल स्माइल पास कर दी, मगर रूही ज्यादा देर नहीं देख पाई और उसने अपनी नजरें फेर ली। उसके दिल में एक डर था, जैसे अनाया उसकी कोई गहरी बात जानती हो। सबने नाश्ता किया। ऋषभ ने अनाया को आराम करने के लिए उसके कमरे में छोड़ दिया। तभी ऋषभ नीचे आया और रिद्धि जी से बोला, चाची आपने प्रिंसेस पर हाथ क्यों उठाया? रिद्धि जी कुछ नहीं बोल पाई, मगर तभी ऋषभ बोला, आज से आप और आपका परिवार प्रिंसेस से दूर रहेगा। रिद्धि जी या कोई और उसकी बातों को काट नहीं पाया, क्योंकि ऋषभ भी बहुत खतरनाक था। उसकी बातों में एक रौब था, एक ऑर्डर था, जिसे मानना सबके लिए जरूरी था। तभी रूही बोली, भाई हम क्यों दूर रहे अना से, वो हमारी बहन है। तो रिदान बोला, सच में रूही तुमने कभी अनाया को बहन माना? इस बात पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, मगर उसे सबका अनाया की फिक्र करना पसंद नहीं आ रहा था। वहीं एक सर्वेंट सब फैमिली मेंबर्स को नफरत से देख रही थी और मन में बोली, मिस्टर अश्विन रायचंद, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। मगर वो मेड इस बात से अनजान थी कि कोई उसके हर एक्शन पर नजर रख रहा है। थोड़ी देर बाद अनाया ने लैपटॉप बंद किया और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। फिर अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली, मोहरों को भेजकर तुम सोच रहे हो तुम जीत जाओगे, मगर तुम अब भी मेरी पहचान से रूबरू नहीं हुए हो ना। तुम जो कोई भी हो, अपने बिल में बस कुछ टाइम के लिए ही छिप सकते हो, मगर जब तुम्हारा सामना बेरहम क्वीन से होगा, उस दिन तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। उसके बाद वो दवाइयों के असर से सो गई। इधर राजावत इंडस्ट्री में शिवाय गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसने अपने केबिन का पूरा हुलिया बदल दिया था। वो अपने फोन के वॉलपेपर को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल हाउ डियर यू, तुमने खुद को नुकसान कैसे पहुंचाया? तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो, मुझे कितना दर्द हुआ यहाँ। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, फिर गुस्से में बोला, मिस रूही रायचंद, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में जो नफरत है ना, वो मैंने पहले दिन से नोटिस की थी। पहले लगा गलतफहमी है, मगर सच्चाई जानने के बाद भी तुम मेरी बेबी गर्ल से नफरत करती हो। कोई बात नहीं, अब जो तुम्हारे नकली आंसू है ना, उन्हें असली बना दूंगा। आखिर तुम मेरी बेबी गर्ल की बहन हो, इतना तो कर ही सकता हूँ। उसने अपने असिस्टेंट मानव को बुलाया और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर भेज दिया। मानव के जाते ही शिवाय के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। तभी उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से मीठी आवाज आई, हाँ बोलिए मिस्टर राजावत। शिवाय की आंखें सुकून से बंद हो गईं। वो अपनी बेबी गर्ल की आवाज सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोला, मिस रायचंद, मुझे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था, क्या आप आजकल बिजी हैं? अनाया बोली, 2 दिन बाद हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। शिवाय बोला, ठीक है। फिर उसने कॉल काट दी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अब और क्या बोले। कॉल रखने के बाद अनाया ने अपने असिस्टेंट ईशान को कॉल किया और उसे किसी की जानकारी निकालने को कहा। वो अभी भी थोड़ी वीक थी, क्योंकि कट गहरा लग गया था, इसलिए उससे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसके सोने के बाद उसके कमरे में समायरा आई। वो अनाया के मासूम चेहरे को देख रही थी, जो अब भी पीला पड़ा था। फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, ये सब उस रूही का किया धरा है। पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है जो वो ये सब कर रही है, मगर मैं भी तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। बचपन की तरह इस बार तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी बच्चा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। समायरा उसके माथे को चूमकर वहां से चली गई। आज अनाया काफी गहरी नींद में थी, क्योंकि दवाई की वजह से उसे बहुत गहरी नींद आई थी। समायरा अभी अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसके सामने रूही आ गई और वो उससे बोली,
तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जगह ले लोगी? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अनाया ने भले ही तुम्हें अभी अपना लिया हो, मगर देखना बहुत जल्द वो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालेगी। तो समायरा उसकी बात पर एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, अन्ना से मैं सच में प्यार करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो दिखावा करूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती तुम अनाया से नफरत करती हो? तुम्हारी फैमिली तुम्हें अच्छा समझती है, मगर तुम हो नहीं। और हाँ, जैसी हरकतें तुम्हारी है ना, मुझे लगता है तुम ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी और तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाला जाएगा। और एक बार और मुझे धमकी मत देना, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम धमका सकती हो। मैं सिंघानिया हूँ जो तुम्हारे जितना ही अमीर है, तो ये तेवर कहीं और दिखाना और मुझसे और मेरी बच्चा से दूर रहना, वरना इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। रूही उसे नफरत से देखते हुए बोली, बहुत प्यार है ना अपनी बहन से, अब देखो गलत तुम्हारी उस बहन के साथ होगा और दर्द तुम्हें भी होगा। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान खिल गई और वो अपने कमरे में चली गई। इधर अनाया के रूम में एक परछाई धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रही थी। वो एकदम से अनाया के बेड के पास आया और अनाया को निहारने लगा। उसे देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम पर गुस्सा करने वाला था, मगर तुम्हारा ये मासूम चेहरा मुझे हमेशा शांत कर देता है। तुमने मुझे अपने पीछे पागल बना दिया है। इतना बोलकर उसने उसके माथे को चूम लिया, फिर उसके पूरे फेस पर किस की और उसके होंठों पर होंठ रखकर प्यार से चूमने लगा। जब अनाया को दिक्कत हुई तो उसने उसे छोड़ दिया। तभी वो बोला, बेबी गर्ल, मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करना है, तुम्हारे मुंह से अपने नाम की आहें सुननी है। मैं अब और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, मगर तुम अभी बहुत छोटी हो बेबी गर्ल, इसलिए तुम्हें पूरी तरह अपना नहीं बना सकता, मगर थोड़ा सा प्यार तो कर सकता हूँ ना। और डोंट वरी, शादी के बाद भी तुम अपनी लाइफ और करियर बना सकती हो। बेबी गर्ल, जल्दी ठीक हो जाओ, अभी तो मुझे तुम्हें प्रपोज भी करना है, वो भी बिल्कुल सबसे हटकर। इतना बोलकर उसने उसके गर्दन में अपना चेहरा डालकर सो गया। उसे अनाया के पास बहुत सुकून मिल रहा था। अनाया को भी एहसास था कि कोई मौजूद है, मगर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। दवाइयों का बहुत असर हुआ था उसमें। ऐसे ही सुबह हो गई। जब अनाया की नींद खुली तो उसने अपने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, उसे कोई नजर नहीं आया, मगर उसने सोचा समायरा होगी, क्योंकि वो रोज उसके कमरे में आती थी। शिवाय सुबह जल्दी उठकर वहां से निकल चुका था, क्योंकि अगर अनाया उसे देख लेती तो शायद उसकी इमेज अनाया की नजरों में खराब हो जाती, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। अनाया ने शावर लिया और एक ब्लैक जींस और व्हाइट शर्ट पहन ली, बालों की पोनी बना ली, चेहरे पर सनस्क्रीन और लिप बाम लगाकर नीचे डाइनिंग में आ गई। वो जैसे ही वहां पहुंची, दादा दादी उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे। अनाया ने बोला, अब वो ठीक है, तो सबने राहत की सांस ली। तभी ऋषभ बोला, प्रिंसेस, आज तुम्हें मैं छोड़ दूंगा कॉलेज, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना। तो अनाया मान गई, मगर रूही के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, जैसे उसका कोई प्लान खराब हो गया हो। तभी अनाया बोली, भैया घर आते टाइम में ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो रूही को देखने लगी, जिसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसकी आंखों की चमक देखकर अनाया के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई, मगर उसने वो जल्दी ही छुपा ली। आज समायरा, रूही और रूहानी का ऑफ था, क्योंकि उनके कोलाज में कल डिजाइनिंग कंपटीशन था, जिसकी तैयारियों में सभी लोग लगे हुए थे, और जो लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट थे उनका कोलाज ऑफ था। रूही नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में गई और किसी को कॉल करके बोली वो आ रही है, और हाँ, उसे जान से नहीं मारना है, बस उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना है। वहां से ओके बोलकर कॉल कट कर दी। रूही शैतानी हंसी हंसने लगी और बोली, तुम्हारा ये सारा घमंड और बात बात पर हक जताना आज एक झटके में टूट जाएगा समायरा डार्लिंग। अब देखो तुमने मेरी इंसल्ट की न, तो अब भुगतो, करोगी तुम और भरेगा कोई और। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अभी रूही बहुत डरावनी लग रही थी और उसकी बातें उससे भी ज्यादा क्रूर। गाड़ी में अनाया और ऋषभ मस्ती करते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अनाया का कोलाज आ गया और ऋषभ उसे छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। अनाया जैसे ही क्लास में पहुंची, आज उसे अनाया के लिए जाने पहचाने और कायनात के लिए अनजान लोग दिखे। तभी एक लड़की दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे टाइट हक कर लिया। अनाया ने भी उसे हक बैक किया, क्योंकि वो उसे पहचान गई थी। तो ये जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। ये है अनाया के दोस्त, प्राची रायजादा, सिया पंडित, पार्थ अग्निहोत्री और दर्श शर्मा। ये लोग स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड हैं, मगर अनाया के यहाँ आने के बाद ये उससे मिल नहीं पाए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इन लोगों ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अनाया बहुत खुश थी कि उसके दोस्त उसे वापस मिल गए। उसके सभी दोस्त भी काफी रिच थे। थोड़ी देर बाद उनकी क्लास में टीचर्स आ गए और लेक्चर देने लगे। सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे थे। ऐसे ही ब्रेक टाइम में अनाया के दोस्तों ने उससे शिकायत की, मगर अनाया ने उन्हें सारी सिचुएशन बता दी। वैसे उन सबको अनाया के बारे में सब पता था। ऐसे ही आज का दिन बीत गया और कॉलेज की छुट्टी हो गई। सभी लोग कल मिलने का बोलकर अपने घर चले गए और अनाया भी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। आज गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। वैसे तो अनाया की सेफ्टी के लिए गार्ड्स रहते थे, मगर अनाया की जिद और कसम पर आज गार्ड्स नहीं आए, क्योंकि उसने ऋषभ बाबू को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया था। तभी आधे रास्ते में 3 गाड़ियां खड़ी थीं और ये रास्ता काफी शांत था। यहाँ गाड़ियां बहुत कम आती थीं, मगर आज अनाया की जिद के कारण गाड़ी यहाँ से निकली, क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता था। ड्राइवर घबरा गया और गाड़ी रोक दी। उसने अनाया से कहा, छोटी मैम, आप गाड़ी में रहिए, मैं देखता हूँ। मगर अनाया ने उसे गाड़ी में बिठा दिया और खुद बाहर आ गई। हालांकि अनाया के पर्सनल गार्ड पीछे थे, मगर उन्होंने अपनी बॉस को बाहर निकलते देखा तो अंदर ही बैठे रहे। तभी उन लोगों ने अनाया को घेर लिया। ड्राइवर घबरा गया, मगर अनाया की बात याद थी कि उनके पीछे गार्ड्स हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा। वो लोग अनाया पर घटिया कमेंट करने लगे, मगर अनाया शांत रही। जैसे ही वो लोग अनाया को पकड़ने आगे बढ़े, अनाया ने बिना सोचे मौका दिए सबको बिना साबुन के धो डाला। अब अनाया बेरहम क्वीन बन चुकी थी, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड खौफ खाता था। उनकी हालत ऐसी थी कि वो उठकर भाग भी नहीं सकते थे। अनाया ने सर्द आवाज में कहा, तुमने बेरहम क्वीन को इतने हल्के में ले लिया? हाँ। जैसे ही उन्होंने बेरहम क्वीन सुना, वो डर से कांप गए। अनाया उन्हें वैसे ही छोड़कर गाड़ी में बैठी और निकल गई। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी। थोड़ी देर में वहाँ एक और कार आई और उन सभी गुंडों को वहाँ से ले गई। अनाया ने ड्राइवर को इस बारे में किसी को बताने से मना किया और ड्राइवर भी मान गया, क्योंकि उसे भी अनाया से बेहद डर लग रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया घर पहुंच गई थी। वो जैसे ही हॉल में पहुंची उसे सभी हॉल में बैठे हुए मिले। तभी वो बिना कुछ बोले ऊपर अपने कमरे में चली गई। ये बात सबको थोड़ी अजीब लगी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद अनाया नीचे आई और सबके साथ बैठ गई। रूही उसे ठीक देखकर हैरान थी, मगर उसने ये अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मगर उसकी आंखों का डर और नफरत अनाया से छुप नहीं सकती। मगर अनाया बोली, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, मगर कोई बात नहीं माय डार्लिंग सिस्टर, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई, जो बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रही थी। दादू अनाया से बोले, शैतान बच्चे, आज तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ? रूही भी जानने के लिए बेचैन थी, इसलिए वो भी जवाब जानने के लिए अनाया को देखने लगी। मगर ज्यादा देर तक वो अनाया को देख नहीं पाई और उसने अपनी नजरें झुका ली। अनाया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खिल गई और वो रूही को देखकर बोली, बड़ी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो उसकी गंदगी को साफ करने में टाइम लग गया। तो दादू बोले, मतलब? तो अनाया बोली, मतलब गाड़ी को ठीक करने में मेरे कपड़े भी खराब हो गए थे तो सबने ठीक है कहकर डिनर टेबल की तरफ चले गए। मगर रूही को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि जिसको उसने पैसे दिए थे अनाया को चोट पहुंचाने के लिए, उन लोगों का फोन नहीं लग रहा था और जिसका लग रहा था वो उठा नहीं रहे थे। अनाया भी बखूबी उसकी घबराहट दिख रही थी। उसने अपने मन में कुछ सोचा, फिर दादू से बोली, दादू मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँ। तो दादाजी बोले, बिल्कुल नहीं, इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना और लोगों का। अनाया आगे कुछ नहीं बोली। दादू की बात सुनकर रिद्धि जी और अश्विन जी, रूहानी और रिदम को सुकून मिला और उन्होंने राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आज समायरा अपने घर गई हुई थी। सब सुकून से सो रहे थे, मगर रूही बेचैनी से अपने फोन को देख रही थी और बार बार किसी को कॉल कर रही थी। इधर दूसरी तरफ एक बहुत ही डरावनी विला के अंदर किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत ज्यादा दर्दनाक थी, मगर वहां खड़े लोगों को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें कोड़ों से मारे जा रहे थे। तभी वहां एक बहुत ही खतरनाक ओरे वाला इंसान आया और अपने किंग साइज चेयर पर बैठ गया और अपने सामने दर्द से कराहते हुए उन लोगों को देख रहा था। तभी वो उन्हें देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, किसके कहने पर तुम लोगों ने उस पर हमला किया? तो वो चिल्लाते हुए बोला, कोई बात नहीं, ब्लैक किंग के लिए इतना ही मुश्किल नहीं है उस इंसान तक पहुंचना जिसने मेरी जिंदगी को दर्द देने की गुस्ताखी की। तभी उसने अपने आदमी को कुछ इशारा किया और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां करीब 10-11 लड़के जो कि लैस्पो थे वो वहां आ गए। उन जख्मी लोगों को देखकर उन लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तभी गार्ड्स बोले, इनके अंदर बहुत गर्मी है, इनकी गर्मी को मिटा दो। इतना बोलकर सारे गार्ड्स भी वहां से चले गए। वो लैस्पो लड़के धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगे, जिससे उन गुंडों की जान हलक में आ गई। मगर वो भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मगर उन लोगों पर उनके रोने और चिल्लाने का कुछ असर नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में वहां बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल आवाजें और सांसों की आवाजें गूंजने लगी। वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुके और बारी बारी से सभी गुंडों के साथ वो सब करने लगे। वो इतने हार्डली उनके साथ वो सब करते रहे कि उन सबकी जान चली गई। मगर फिर भी वो लोग उनके साथ सुबह तक ये सब करते रहे और उन सब की वीडियो बनाकर किसी नंबर पर सेंड कर दिया और उसके नीचे एक मैसेज भी सेंड कर दिया। यहाँ रायचंद मेंशन में रूही रात भर सो नहीं पाई और इस वजह से उसकी आंखें बेहद लाल हुई थीं और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बन गए थे। सभी लोग रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आज कोलाज में डिजाइनिंग कंपटीशन था, जिसमें सभी घर वाले और साथ में राजावत फैमिली भी जाने वाली थी। सभी लोग कोलाज की तरफ चले गए, मगर घर वाले थोड़ी देर बाद आने वाले थे। रूही, रूहानी और अनाया ड्राइवर के साथ जा रहे थे, क्योंकि अनाया की चोट अब ठीक थी। मगर फिर भी ऋषभ ने उसे गाड़ी चलाने से मना किया था। रूही आज थोड़ी खुश थी, क्योंकि वो कल की बातें भूल गई थी। क्योंकि आज डिजाइनिंग कंपटीशन था तो उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो ही जीतेगी। समायरा अपने घर से ही इस कंपटीशन में आने वाली थी। अनाया लोग जैसे ही कोलाज पहुंचे, समायरा अनाया के पास आई और उसे गले लगा लिया। तभी अनाया प्यार से समायरा से बोली, गुड लक दीदू। तो समायरा खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू बच्चा। रूहानी का चेहरा उदास हो गया, मगर तभी अनाया रूहानी से बोली, गुड लक मिस रायचंद, खुद के लिए। मिस रायचंद सुनकर उसे बुरा लगा, मगर अनाया ने उससे बात की तो वो इस बात से खुश थी। समायरा भी रूहानी को पसंद करती थी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक रूहानी ने कभी भी बुरी तरह ट्रीट नहीं किया। सभी लोग कोलाज के अंदर चले गए और थोड़ी ही देर में कंपटीशन शुरू हो गया। अनाया अपने दादू और ऋषभ को बताकर वहां से चली गई। इस कंपटीशन के जज के तौर पर मिस AR, जो काफी मिस्टीरियस हैं, रिहाना देशमुख जो कि एक फेमस डिजाइनर है, और मयंक चौधरी जो बहुत बड़े फैशन इंडस्ट्री के मालिक हैं, और चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे बिजनेस टाइकून्स रिदम रायचंद और शिवाय रायजादा उपस्थित थे। शिवाय एक तक मिस AR को देख रहा था, मगर फिर उसने अपनी नजरें हटा ली। कंपटीशन शुरू हो गया था। सभी एक से बढ़कर एक डिजाइनर थे, मगर सबसे डैश किसी की डिजाइनिंग थी तो वो रूहानी थी। और समायरा, रूही और एक और लड़की जिसका नाम मायशा शर्मा था, उसकी डिजाइनिंग भी काफी अच्छी थी। रूही अपने कंपटीशन से ज्यादा शिवाय को देख रही थी। शिवाय को जब से उसने पार्टी में देखा था वो उससे प्यार करने लगी थी, मगर शिवाय ने तो उसे एक नजर देखा तक नहीं। ऐसे ही कंपटीशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अब सिर्फ 6 ही लोग बचे थे, बाकी डिजाइन बाहर हो गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। जहां रूही शिवाय को देख रही थी, वहीं शिवाय ने उसे एक नजर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। कंपटीशन अपने समापन के करीब था। अब बस 4 लोग बच गए थे और ऐसे ही फाइनल राउंड भी हो गया, जिसमें रूहानी फर्स्ट, समायरा सेकंड और मायशा बजाज थर्ड आई, जिससे रूही का चेहरा काला पड़ गया। मगर उसने अपने चेहरे पर ये सो नहीं होने दिया और वो स्टेज से उतर गई। मगर अभी भी वो एक तक शिवाय को देख रही थी। मगर हमारे शिवाय बाबू को अपनी बेबी गर्ल की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो उसकी फोटो देख रहे थे, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही उसकी स्माइल देखकर
और उसके लिए पागल हो गई। तभी दोनों चीफ गेस्ट को स्टेज पर बुलाया गया और उन्हें अवार्ड दिया गया। समायरा को रिदम ने और रूहानी और मायशा को शिवाय ने अवार्ड दिए। मायशा एक तक शिवाय के हैंडसम फेस को देख रही थी, मगर उसने जल्दी ही नजरें हटा ली। मगर रूही को मायशा से नफरत हो रही थी और वो अपने मन में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिवाय को देखने की। और फिर बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर मिस एआर कंपटीशन से चली गई थी, जिससे शिवाय उनसे बात नहीं कर पाया था। ऐसे ही आज का कंपटीशन पूरा हो गया था। रूही अपने भाई के पास गई और उससे बात करने लगी। तभी रिदम को कॉल आया तो वहां से चला गया। तभी रूही शिवाय से बोली, शिवाय जी। तो शिवाय ने अपनी भौवें सिकुड़ ली और कोल्ड वॉइस में बोला, हम इतने करीब नहीं कि तुम मेरा नाम लो, कॉल मी मिस्टर राजावाट। तो रूही का चेहरा काला पड़ गया। शिवाय इतना बोलकर वहां से निकल गया। तभी प्रतिभा जी, जो कि कॉम्पिटिशन में आई हुई थी, वो दादी से बोली, आंटी जी अना नजर नहीं आ रही। तो वो बोली, प्रतिभा बेटा वो उसको कुछ काम था तो वो जल्दी चली गई। तो प्रतिभा जी बोली, ठीक है, मगर वो खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें अनाया से मिलना था। शिवन्या भी उनके पास ही खड़ी थी, वो भी उदास हो गई। जब से अनाया के दोस्त आए थे, शिवन्या को मौका ही नहीं मिला बात करने का। इधर दूसरी तरफ रायचंद मेंशन में अनाया ने घर आकर कपड़े बदले और फिर जाकर अपने बेड पर सो गई। मगर तभी उसकी आंखें खुल गईं और वो बोली, ये मिस्टर राजावत मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया? फिर बोली, नहीं, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, उन्होंने मुझ पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा बोलकर सो गई। जी हाँ, मिस एआर कोई और नहीं, हमारी अनाया ही थी, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है। इधर शिवाय अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया और आंखें बंद कर ली। मगर तभी उसकी आंखों में अनाया का चेहरा आ गया, जिससे उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल गई। और वो अपने मन में बोला, बस तुम्हारे बारे में सोचने से ही इतना सुकून मिलता है, तो तुम्हारी बाहों में मुझे कितना सुकून मिलेगा। मैं पहले क्यों नहीं तुमसे मिला? मेरा बच्चा, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, मैं ये बर्थडे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बना दूंगा। रायचंद फैमिली और राजावत फैमिली दोनों ही अपने अपने घर पहुंच चुके थे। सभी लोग अपने कमरे में आराम करने चले गए। अनाया अब भी काफी सुकून से सो रही थी। तभी उसका फोन बजा तो उसने उसे उठा लिया। तभी वहां से कुछ कहा गया तो अनाया के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई और उसने कुछ बोलकर फोन काट दिया और बोली, इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा डर खत्म हो गया है कि लोग मुझे बेरहम क्वीन के साथ गद्दारी करने की भूल कर रहे हैं। फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर अचानक रुक कर तुम सबको तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। बस कल तक का इंतजार, फिर सबको पता चलेगा मुझसे उलझने का अंजाम। इतना बोलकर वाइन रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और नीचे चली गई। अभी सभी लोग भी चाय पी रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी और सब लोग भी उठ गए थे। अनाया नीचे आई तो ऋषभ ने उससे अपने पास बिठा लिया और बोला, प्रिंसेस तुम्हारा काम हुआ? तो अनाया बोली, हाँ भैया हो गया। तो ऋषभ ने मुस्कुराकर उसके बाल सहला दिए। मगर रूही नफरत से अनाया को देख रही थी। तभी अनाया ने रूही को देखा तो उसने अपने एक्सप्रेशन बदल लिए, जिससे अनाया के चेहरे पर गहरी मुस्कान खिल गई। तभी दादू बोले, सब लोग कल तैयार रहना, हमें राजावत मेंशन जाना है क्योंकि कल प्रतिभा बहू की बेटी का जन्मदिन है। अनाया कुछ बोलती तभी दादू बोले, शैतान बच्चे, तुम कोई बहाना मत सोचो, तुम्हें भी आना है। अनाया ने बस चुपचाप अपना सिर हिला दिया। तभी दादू रूहानी को देखते हुए बोले, रूहानी बच्चे, हमें आपसे कुछ बोलना है। तो रूहानी बोली, जी दादू बोलिए। तो दादू बोले, हमने आपकी और आरव की सगाई करने की सोची है। सब शौक होकर दादू को देखने लगे मगर कोई कुछ नहीं बोला। तभी दादू बोले, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ही हम सगाई करवाएंगे, वरना नहीं। तो रूहानी बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दादू, जैसा आपको ठीक लगे। तो सब रूहानी को देने लगे, जिसके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी क्योंकि आरव और रूहानी दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। सब खुश हो गए क्योंकि आरव बहुत अच्छा लड़का है और ऋषभ का बेस्ट फ्रेंड भी, तो सबको पता था आरव अच्छा ही होगा। उसके बाद सबने डिनर किया तो दादू ऋषभ, रिद्धान और रिदम को देखकर बोले, बरखुरदार आप भी लड़की ढूंढ ले, वरना ये काम भी मुझे ही करना पड़े। तीनों शौक होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोले, दादू हमें अब भी शादी नहीं करनी। तो दादी बोली, नालायकों, जल्दी से जल्दी लड़की ढूंढो, वरना फिर हमारी पसंद से शादी करो। रिदान और ऋषभ के पास तो 3 साल का टाइम है, मगर ऋषु तुम जल्दी से लड़की ढूंढ लो और मुझे ना नहीं सुनना। तो ऋषभ ने बेचारगी से सिर हिला दिया। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर अनाया को हंसी आ गई। तो ऋषभ ने उसे घूर कर देखा तो अनाया ने अपने दांत दिखा दिए। तो ऋषभ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वहीं बाकी घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कान थी, शिवाय एक के आप लोग पहचान ही गए होंगे। तो ये रूही थी जिसे अनाया को खुश देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और ऋषभ का अनाया से इतना बात करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। मुझ में अपना हक जताने की कोशिश की। और दूसरी बात, ये तुम्हारी बुआ है, मेरी नहीं। जब मेरे कोई माँ बाप ही नहीं है तो बुआ कहाँ से आ गई? अगर तुम्हें बड़ी और समझदार बहन बनने का इतना ही शौक है तो जाकर अंकिता की बहन बनो, मेरी नहीं। इतना कहकर अनाया वहां से चली गई। रिद्धि जी और अश्विन जी की आंखें नम थीं। सब चुपचाप खड़े रहे, मगर मोनिका और रूही के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। तभी रिदम, जो अब तक शांत था, वो बोला, रूही ये सब क्या था? हाँ, क्यों तुम उसे और गुस्सा दिला रही हो जिससे वो हमसे और दूर चली जाए? तभी रूही अपनी आंखों में आंसू लेकर रिदम को देखती है, मगर रिदम कुछ नहीं बोलता तो वो वहां से अपने रूम में चली जाती है। वहीं बाकी सब भी कुछ नहीं बोलते। रूही अपने कमरे में जाकर सारा सामान तोड़ देती है और फिर गुस्से से बोलती है, अनाया ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेरे भाई ने पहली बार मुझसे ऐसे बात की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वाइन रूम में चली गई। वहीं अनाया के रूम में वो तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर की बॉडी काइनर्न ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसका बॉडी शेप विजिबल हो रहा था। वो बहुत हाई एंड और अट्रैक्टिव लग रही थी।
रूही और मोनिका के शाई नर्ट ड्रेस पहना हुआ था, रूहानी ने एक गाउन कैरी किया हुआ था और समायरा ने एक वन पीस पहना हुआ था और सभी लड़कों और आदमी ने 3 पीस सूट और दादाजी जी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वहीं सभी औरतों ने साड़ी पहनी हुई सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी सभी को अनाया आती हुई दिखाई दी तो सब उसे देखने लगे। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मोनिका और रूही को उससे जलन हो रही थी। दोनों उससे नफरत से देख रहे थे। हमारी अनाया ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और वहां से ऋषभ का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चली गई। वहीं समायरा और रिदान भी उनके ही साथ चले गए और वो जाकर एक गाड़ी में बैठ गए। ऋषभ और रिदान आगे की सीट और अनाया और समायरा पीछे की सीट में बैठ गए। बाकी लोग भी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। तभी उनकी गाड़ी वहां से निकल राजावत मेंशन की तरफ निकल गई और थोड़ी ही देर में रायचंद फैमिली राजावत मेंशन पहुंच गई थी। वो सभी लोग अंदर चले गए मगर गार्ड्स ने उन्हें कवर किया हुआ था जिससे मीडिया उन्हें परेशान न कर पाए। बर्थडे गर्ल अनाया को देखकर खुश हो गई। तभी पार्टी भी स्टार्ट हो गई और स्टेज पर एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था और उस पर शिवन्या की फोटो भी बनी हुई थी। शिवन्या ने केक कट किया और अपने फैमिली को खिलाने के बाद एक पीस लेकर अनाया की तरफ बढ़ गई। सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगे। शिवन्या ने वो केक अनाया के आगे कर दिया। अनाया बस एक टक केक को देख रही थी। शिवन्या को बहुत बुरा लगा और उसका चेहरा उदास हो गया। ये देखकर शिवाय के हाथों की मुट्ठियां कस गई और वो अपने मन में बोला, बेबी गर्ल प्लीज ऐसा मत करो, वो तुम्हें सच में बहुत मानती है मगर तुम अपने पास्ट की वजह से भरोसा नहीं कर पा रही हो। मगर मेरी बहन से मुझे बहुत प्यार है और मैं उसे ऐसे उदास नहीं देख सकता और ना मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। तभी अनाया ने शिवन्या के हाथ से केक खा लिया और उसे भी खिलाया तो सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही ने शिवाय के हाथों की मुट्ठियां देख ली थी। उसे लगा शायद शिवाय को अनाया पर गुस्सा आ रहा होगा। ऐसा सोचकर वो खुश हो गई और अपने मन में बोली, चिंगारी तो लग गई, क्यों ना मैं घी डालकर और आग लगा दूं। केक कट होने के बाद धीरे राजावत ने अपने हाथों में माइक लिया और बोले, अटेंशन एवरीवन। तो सब स्टेज की तरफ देखने लगे तो धीरज जी बोले, आज हम हमारे बड़े पोते की सगाई भी करने वाले हैं। तो सब लोग तालियां बजाने लगे तो धीरज जी बोले, तो मिलिए हमारे घर की बड़ी पोता बहू से मिस रूहानी रायचंद। सभी लोग तालियां बजाने लगे मगर मोनिका के हाथों की मुट्ठियां कस गई क्योंकि वो शिवाय की तरफ अट्रैक्ट हुई थी मगर उसे आरव से प्यार हो गया था। वो अपने मन में बोली नहीं, रूहानी आरव जी मेरे हैं, मैं तुम्हें ऐसे मुझसे मेरे प्यार को छीनने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी जान लेने में भी समय नहीं लगाऊंगी। वहीं अनाया की नजर रूही और मोनिका पर ही थी। उसने जब मोनिका को आरव को देखते पाया तो उसका चेहरा कठोर हो गया और वो अपने मन में बोली, मिस मोनिका शायद आपको दूसरों की ही चीजें पसंद आती हैं मगर कोई बात नहीं, इस बार तुम कुछ नहीं छीन पाओगी। वो मिस रायचंद के हैं और मैं उनसे उनकी चीजें तुम्हें नहीं छीनने दूंगी क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक कभी मुझे परेशान नहीं किया, ना ही उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया। हालांकि मैं उन्हें कुछ नहीं मानती मगर जो चीज जिसकी है उसे ही मिलेगी और इस बार मिस मोनिका को बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा ताकि वो अपनी औकात ना भूले और एक इविल स्माइल करने लगी। इधर रूहानी और आरव ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे मगर मोनिका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो वहां से बार काउंटर पर चली गई। मोनिका नशे में धुत होकर रूहानी को अपने नफरत भरी आंखों से घूर रही थी। तभी महिमा जी ने जब मोनिका को इतने नशे में देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया और वो उसे घसीटते हुए एक रूम में ले गई और उसे रूम में ले जाकर एक थप्पड़ जड़ दिया मगर इस थप्पड़ का मोनिका पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो नशे में चूर थी। महिमा जी ने उसे अच्छे से सुलाया। तभी उनके दरवाजे पर नॉक हुआ तो महिमा जी ने दरवाजा खोल दिया। सामने मोहित मोनिका का भाई खड़ा था तो महिमा जी ने मोनिका को घर छोड़कर आने को बोला और वापस राजावत मेंशन आने को भी बोल दिया। मोहित ने मोनिका को गोद में उठाया और उसे लेकर शर्मा मेंशन चला गया और थोड़ी ही देर में वो वापस से आकर सबके साथ डिनर टेबल पर आ गया। जब दादू ने मोनिका के बारे पूछा तो महिमा जी ने उसकी तबीयत खराब है बोल दिया। इस वक्त उन्हें मोनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी खाना भी हो गया, सभी मेहमान जा चुके थे और बस राजावत, रायचंद शर्मा और सिंघानिया फैमिली मौजूद थी। सभी लोग अपना अपना डिनर कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। हमारे शिवाय बाबू अनाया को निहार रहे थे। ये बात अनाया ने भी महसूस की मगर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे भी शिवाय का खुद को यूं देखना अच्छा लगता था क्योंकि जब से ऑफिस में अनाया शिवाय से मिली उसे भी अपनी धड़कनें शोर करती महसूस हुई। वो शिवाय से प्यार करने लगी थी मगर जो इतने जल्दी मान जाए वो बेरहम क्वीन थोड़ी। आज चारों फैमिलीज यहीं रहने वाली थी। सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। आरव अपने कमरे से रूहानी के कमरे में एंटर हुआ और उसने डोर लॉक कर दिया। रूहानी अभी अपने बाल बना रही थी। इस टाइम उसने नाइट सूट पहना हुआ था और वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। आरव तो उसे देखता ही रह गया। रूहानी आरव को देखते हुए बोली, आरव जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? आरव जल्दी से रूहानी के करीब गया और एक झटके से उसे अपने पास खींच लिया जिससे रूहानी उसके सीने से जा लगी। रूहानी को बहुत शर्म आ रही थी और उसके गाल और कान लाल हो गए। तभी आरव ने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिया जिससे रूहानी सिहर उठी और उसकी आंखें बंद हो गईं। खुद के करीबी का इतना असर होता देख आरव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो रूहानी के कान में जाकर बोला, बेबी ओपन योर आईज। आरव की ऐसी आवाज सुनकर रूहानी ने अपनी आंखें खोल दी और आरव की आंखों में देखने लगी। वो उसकी आंखों में खो गई थी। तभी आरव ने अपने होंठ रूहानी ने होंठों पर रख दिया और उसे काफी प्यार से किस करने लगा। रूहानी आरव में पूरी तरह से कुछ चुकी थी, वो भी उसका साथ देने लगी। हालांकि उसे किस करना नहीं आता था मगर फिर भी वो साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद आरव ने रूहानी को छोड़ दिया तो रूहानी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अब उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा आरव के सीने पर छुपा लिया तो आरव ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। इधर शिवाय अनाया के रूम में पहुंच गया था। तभी अनाया उसे देखते हुए बोली, मिस्टर राजावत आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? शिवाय की नजर तो कहीं और ही थी। इस वक्त अनाया ने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था मगर टी शर्ट को थोड़ा ऊपर बांधा हुआ था जिससे उसकी गोरी कमर दिख रही थी और अनाया के कमरे एक दिल था
जो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था, जिससे शिवाय अपने होश में नहीं था। वो अनाया की तरफ ही बढ़ रहा था। अनाया ने उसकी नजर का पीछा किया तो उसे शर्म और गुस्सा दोनों आया, मगर वो गुस्सा कर नहीं पा रही थी। उसे शिवाय का उसको ऐसे देखना अच्छा लग रहा, उसे उसके साथ हमेशा सेफ फील होता था। मगर अनाया ने शिवाय को आवाजें दी, मगर उस पर तो अलग ही मदहोशी छाई हुई थी। वो अचानक से आया और उसने अनाया को उठाकर बेड पर लिटा दिया और अपने हाथों से बहुत ही सेक्सुअल तरीके से उसकी कमर को सहलाने लगा, जिससे अनाया के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। अनाया के लिए ये एहसास नए थे, मगर उसे ये एहसास पसंद आ रहे थे। वहीं शिवाय भी कभी किसी के करीब नहीं गया था और उसका खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल था, मगर आज उसका सारा कंट्रोल अनाया के पास आते ही खत्म हो गया। शिवाय के इस तरह से कमर सहलाने से अनाया की आंखें बंद हो गईं और वो भी मदहोश होने लगी। इधर शिवाय से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अपने होंठ उसकी कमर के तिल पर रख दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, अनाया के मुंह से एक आह निकल गई, जिसे सुनकर शिवाय और भी ज्यादा मदहोशी और गहराई से उसके तिल को सक करने लगा। अनाया के हाथ शिवाय के बालों में चले गए और वो उसके बालों को मुट्ठी में भरने लगी और उसको और ज्यादा खुद की तरफ पुश करने लगी। शिवाय ने अब अपने हाथों को अनाया के टी शर्ट के अंदर डाल दिया और अचानक ही उसे कुछ सॉफ्ट फील हुआ तो उसने उसे सहलाना शुरू कर दिया। शिवाय अनाया की बूब्स को अपने हाथों से सहला रहा था, जिससे ना चाहते हुए भी अनाया अब आहें भरने लगी थी, जिसे सुनकर शिवाय पागल हो रहा था। अब उसने उसकी कमर को छोड़कर अपने होंठ अनाया के सीने में रख दिए, जिससे अनाया की आंखें खुल गईं। वो शिवाय रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर शिवाय नहीं रुका और उसने उसके उभारों को मुंह में भरकर सक करना शुरू कर दिया। अब तो अनाया का जो बचा कुचा कंट्रोल था वो भी खत्म हो गया। शिवाय की करीबी उसे इतना ज्यादा इफेक्ट करती थी कि वो सब कुछ भूल गई। शिवाय ने उसके दोनों उभारों पर अपना प्यार लुटाया और उसके बाद उसके गर्दन में अपना मुंह डालकर सो गया। जब अनाया को कोई एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली और झुककर उसके सिर को अपने गर्दन से बाहर निकाला तो उसने देखा शिवाय सो चुका है। अनाया को एहसास हो गया था कि उसे शिवाय से प्यार हो गया है, मगर उसने डिसाइड किया कि वो शिवाय को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने प्यार से शिवाय को देखा और वो भी सो गई। इधर आरव ने रूहानी को गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। रूहानी को भी आरव की करीबी अच्छी लग रही थी। इधर उसी खंडहर जैसी जगह पर वही आदमी आया और उस लड़की से बोला, तुम्हें खुशखबरी देनी थी कि आज तुम्हारी दी की सगाई हो गई है, वो भी उसी के पसंदीदा इंसान से। जिसे सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपनी दी से बहुत प्यार करती थी। तभी वो आदमी बोला, मगर अब तुम्हारी प्यारी छोटी बहन को मरना होगा ताकि सब कुछ सिर्फ रूही को मिले, क्यों? मिस रूही रायचंद और जोर जोर से हंसने लगा। तो गाइस, ये है असली रूही, जो बचपन से यानी रूहानी के सीढ़ियों से गिरने से पहले से यहाँ कैद है, और जो रूही वहाँ है वो रूही नहीं बल्कि रितिका है। ये सब कैसे हुआ, ये एक राज है जो आपको बाद में पता चलेगा। तभी रूही नफरत से बोली, तुमने मुझे कैद कर लिया, मगर तुम अनाया को कम समझने की भूल बिल्कुल मत करना। वो तुम्हारी उस बहरूपिया को जल्द ही पहचान लेगी। तो वो आदमी गुस्से से चिल्लाया, ऐसा कभी नहीं होगा। जब इतने सालों तक किसी को पता नहीं चला तो अब भी किसी को पता नहीं चल सकता। तो रूही हंसने लगी और बोली, बेवकूफ इंसान, जो लड़की जब वो छोटी थी तो वो मुझे मेरे टच से ही पहचान लेती थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी उस बहरूपिया को नहीं पहचान पाएगी? और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मुझे मार नहीं सकते ना मुझे हर्ट कर सकते हो, मगर अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, वो मुझे ढूंढ लेगी और यहाँ से लेकर चली जाएगी और तुम्हारा खेल भी खत्म हो जाएगा, बड़े दादू और सौतेले दादू। उसकी बात सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया, मगर वो मजबूर था। वो चाहकर भी उसे जान से नहीं मार सकता था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के बहुत ही खतरनाक और ताकतवर इंसान जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। मिस्टर 80 ने उसे धमकी दी थी, अगर रूही को हल्की भी चोट लगी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसने रूही को वहां से ले जाना चाहा, मगर रूही वहां से नहीं गई, क्योंकि उसे यकीन था एक दिन अनाया उसे ढूंढ लेगी। वहां रूही को खाने के लिए 3 टाइम अच्छा खाना दिया जाता था, मगर फिर भी उसको जंजीरों में बांधा जाता था। और ये खुद रूही ने ही बोला था, क्योंकि उसे लगता था कि बहरूपिया रूही उर्फ रितिका उसकी जान से भी प्यारी बहन को रूही बनकर हर्ट कर रही होगी और अनाया उसे शायद नफरत भी करने लगी हो, इसलिए वो खुद को इस तरह से सजा दे रही थी। आपको मैं बता दूं रंजीत जी कि मॉम बचपन में ही मर गई थी, तो उनके पापा ने अपनी माँ की जिद पर एक विधवा जिनका पहले से बेटा था उनसे शादी कर ली। इससे आगे का राज आपको आगे पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। रंजीत रायचंद का सौतेला भाई राजीव दीक्षित, जो कि बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था, जब रंजीत जी के पापा ने सारी प्रॉपर्टी अपने इकलौते बेटे के नाम कर दी तो उसे बहुत जलन हुई, क्योंकि वो रंजीत से उम्र में बड़े थे, मगर वो मिस्टर ओल्ड रायचंद के अपने बेटे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने इकलौते बेटे को दी, क्योंकि उन्हें राजीव जी की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। राजीव जी की माँ बेहद सुलझी औरत थी। उन्होंने रंजीत जी को अपने ही बच्चे की तरह प्यार दिया, मगर उनका बेटा लालची निकला और उसने साजिश के तहत रंजीत जी के माँ पापा को मार दिया, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के खिलाफ वो बच गया। इधर दूसरी तरफ सुबह के समय आरव और शिवाय अपने अपने कमरे में चले गए, किसी के भी उठने से पहले। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कि तभी अनाया भी आ गई और सबको मॉर्निंग विश किया, कुछ लोगों को छोड़कर। सभी नाश्ता करने लगे, मगर रूही की नजर शिवाय पर जा रही थी। ये महसूस कर शिवाय को बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जानलेवा आंखों से रूही को देखा तो वो अंदर तक कांप गई और उसने अपनी नजरें हटा ली। अनाया ने भी ये चीजें नोटिस की थी और उसने एक नजर शिवाय को देखकर नजरें फेर ली। अनाया का ऐसे नजरें फेरना शिवाय को पसंद नहीं आया, उसे बेचैनी होने लगी, मगर उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। अनाया के फोन में तभी कुछ मैसेज आया, मगर उसने उस समय फोन चेक नहीं किया और फोन को साइलेंट कर दिया। नाश्ता होने के बाद सब अपने कामों में चले गए। अनाया, रूही, रूहानी, समायरा, आरवी और शिवन्या भी अपने कायनाले चले गए, क्योंकि सुबह ही उन्होंने किसी से कह के अपने कपड़े और सामान मंगवा लिया था। शिवाय अपने ऑफिस पहुंच गया था और वो बेहद गुस्से में भी था, इसलिए किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। शिवाय अपने कैबिन में बैठकर काम करने लगा, मगर उसका ध्यान बार बार अनायास पर जा रहा था।
वो झल्लाकर बोला, बेबी गर्ल, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। और अपने काम में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी देर में उसका ध्यान काम में लग गया। तभी उसका असिस्टेंट ने शिवाय के कैबिन में नॉक किया तो शिवाय ने अपनी रौबदार आवाज में कमिंग बोला तो असिस्टेंट बोला, बॉस आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। तो शिवाय ने अपने असिस्टेंट को कुछ प्रिपरेशन करने को बोलकर भेज दिया और थोड़ी ही देर में दोनों एक होटल के रूम में मौजूद थे। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक 23 साल की लड़की मौजूद थी जिनके साथ शिवाय की मीटिंग थी। उनका नाम मोहन बत्रा था और बेटी न्या बत्रा। न्या एक घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। उसे हर रात नए नए लड़के चाहिए होते थे और आज उसकी नजर शिवाय पर थी। शिवाय भी उसकी नजर को खुद पर महसूस कर रहा था, मगर वो अब भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मिस्टर मोहन बत्रा बेहद अच्छे इंसान थे। थोड़ी देर बाद डील साइन हो गई और कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के बाद मिस्टर बत्रा और न्या वहां से चले गए, मगर उसके दिमाग में शिवाय को सड्यूस करने के तरीके चल रहे थे। शिवाय ने अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वो दोनों भी वहां से चले गए। इधर कोलाज में 5 लड़कियां साथ आई तो सब उन लोगों को ही जलन से देखने लगे। अनाया जैसे ही अपने क्लास में पहुंची तो सब लोग शांत हो गए और उसे ही देखने लगे, मगर अनाया ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। अनाया के दोस्त भी अनाया को देखकर खुश हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आ गए और उन्होंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। ऐसी ही 4 क्लासेस हो गई और लंच टाइम में सब लोग कैंटीन चले गए। रूही अनाया को देखते हुए मन ही मन डेविल स्माइल की और बोली, अनाया आज सबके सामने तुम्हारा मजाक बनेगा, तुम देखती जाओ। तभी उसने थोड़ा जोर से बोला, अना इधर आओ, मगर अनाया ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया जिससे रूही को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। तभी रूही अपना नाटक करते हुए बोली, अना आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर मेरी क्या गलती? अगर मॉम तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करती है तो। सभी लोग अनाया को देखने लगे क्योंकि अनाया किसी से मतलब नहीं रखती थी तो सब उसे घमंडी ही समझते थे। लड़कियां उसकी खूबसूरती और इंटेलिजेंस से जलती थीं। अनाया के दोस्तों को रूही पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वहीं शिवन्या को, आरवी और रूहानी को भी रूही की बात अच्छी नहीं लगी। रूहानी कुछ बोलती तभी अनाया ने अपनी ठंडी निगाहों से रूही को देखा और बेहद सरकास्टिक वे में बोली, ओ मिस रायचंद, आप कितनी अच्छी तरह से जानती है मुझे कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, मगर फिर भी आप बार बार मुझसे बात करने के लिए मरी जाती हैं। आपका स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि जो इंसान आपसे नफरत करता है आपकी शकल नहीं देखना चाहता। आप उसके पीछे किसी सड़क के आवारा कुत्तों की तरह पड़ जाओ और आपसे मिसेस रायचंद कितना भी प्यार करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बार बार का ड्रामा मत किया कीजिए। मुझे पता है मैं बुरी हूँ और मुझे आपके जितना महान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और आगे से आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेंगी तो इस बार मैं आपका वो हाल करूंगी कि आपका ये ड्रामा भी आपको नहीं बचा पाएगा। अनाया अभी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उसके पास से निकलने वाला वो खतरनाक ऑरा सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। वहीं अनाया की ऐसी इंसल्टिंग बातें सुनकर रूही का चेहरा काला पड़ गया। वहीं अनाया के दोस्त और बाकी लोग हंसने लगे। इतना बोलकर अनाया बिना खाए वहां से चली गई और उसके चारों दोस्त भी वहां से चले गए। इधर अनाया के जाने के बाद रूहानी ने रूही को बोला, रूही ये सब क्या था? हाँ तुम ऐसा क्यों बोल रही थी? वैसे ही अनाया हमसे नफरत करती है, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर वो हमसे और भी दूर हो जाएगी। रूहानी की बात सुनकर रूही ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर बोली, सॉरी दी, मैं तो बस अनाया से बात करना चाहती थी। रूहानी कुछ नहीं बोली। समायरा भी पहले ही अनाया के पीछे चली गई थी। इधर समायरा अनाया को गले लगाकर उसका गुस्सा शांत करवा रही थी। अनाया के दोस्त भी समायरा को काफी पसंद करते थे। तभी अनाया उन सबको बताकर वहां से चली गई। समायरा भी रायचंद मेंशन चली गई। इधर रूही और रूहानी भी ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गए। शिवन्या गाड़ी में बैठते हुए बोली, दीदू रूही दी ने अनाया को और गुस्सा दिला दिया, अब वो मुझसे भी दोस्ती नहीं करेगी। कभी इतना बोलकर वो उदास हो गई। आरवी उसे गले लगाते हुए बोली, शिवू बच्चा आप चिंता मत करो, अनाया आपसे दोस्ती कर लेगी, आप तो इतने प्यारे हो है ना। तो शिवन्या बोली, मगर वो तो मेरी तरफ देखती तक नहीं। तभी आरवी बोली, उसे अपनों ने ही बहुत चोट पहुंचाई है इसलिए वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती, मगर आप चिंता नहीं करो, सब सही हो जाएगा। रंजीत रायचंद का सौतेला भाई राजीव दीक्षित, जो कि बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। जब रंजीत जी के पापा ने सारी प्रॉपर्टी अपने इकलौते बेटे के नाम कर दी तो उसे बहुत जलन हुई क्योंकि वो रंजीत से उम्र में बड़े थे, मगर वो मिस्टर ओल्ड रायचंद के अपने बेटे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने इकलौते बेटे को दी। क्योंकि उन्हें राजीव जी की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। राजीव जी की माँ बेहद सुलझी औरत थी। उन्होंने रंजीत जी को अपने ही बच्चे की तरह प्यार दिया, मगर उनका बेटा लालची निकला और उसने साजिश के तहत रंजीत जी के माँ पापा को मार दिया, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से वो बच गया। इधर दूसरी तरफ सुबह के समय आरव और शिवाय अपने अपने कमरे में चले गए किसी के भी उठने से पहले। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कि तभी अनाया भी आ गई और सबको मॉर्निंग विश किया। कुछ लोगों को छोड़कर सभी नाश्ता करने लगे, मगर रूही की नजर शिवाय पर जा रही थी। ये महसूस कर शिवाय को बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जानलेवा आंखों से रूही को देखा तो वो अंदर तक कांप गई और उसने अपनी नजरें हटा ली। अनाया ने भी ये चीज नोटिस की थी और उसने एक नजर शिवाय को देखकर नजरें फेर ली। अनाया का ऐसे नजरें फेरना शिवाय को पसंद नहीं आया, उसे बेचैनी होने लगी, मगर उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। अनाया के फोन में तभी कुछ मैसेज आया, मगर उसने उस समय फोन चेक नहीं किया और फोन को साइलेंट कर दिया। नाश्ता होने के बाद सब अपने अपने कामों में चले गए। अनाया, रूही, रूहानी, समायरा, आरवी और शिवन्या भी अपने कॉलेज चले गए क्योंकि सुबह ही उन्होंने किसी से कहकर अपने कपड़े और सामान मंगवा लिया था। शिवाय अपने ऑफिस पहुंच गया था और वो बेहद गुस्से में भी था, इसलिए किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। शिवाय अपने केबिन में बैठकर काम करने लगा, मगर उसका ध्यान बार बार अनाया पर जा रहा था। वो झल्लाकर बोला, बेबी गर्ल ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, और अपने काम में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी देर में उसका ध्यान काम में लग गया। तभी उसका असिस्टेंट शिवाय के केबिन में नॉक करता है। शिवाय ने अपनी रौबदार आवाज में कमिंग कहा तो असिस्टेंट बोला,
बॉस, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। शिवाय ने अपने असिस्टेंट को कुछ प्रिपरेशन करने को बोलकर भेज दिया और थोड़ी ही देर में दोनों एक होटल के रूम में मौजूद थे। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक 23 साल की लड़की मौजूद थी जिनके साथ शिवाय की मीटिंग थी। उनका नाम था मोहन बत्रा और उनकी बेटी निया बत्रा। निया एक घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। उसे हर रात नए नए लड़के चाहिए होते थे और आज उसकी नजर शिवाय पर थी। शिवाय भी उसकी नजर को खुद पर महसूस कर रहा था, मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मिस्टर मोहन बत्रा बेहद अच्छे इंसान थे। थोड़ी देर बाद डील साइन हो गई और कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के बाद मिस्टर बत्रा और निया वहां से चले गए। मगर निया के दिमाग में शिवाय को रिझाने के तरीके चल रहे थे। शिवाय ने अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वो दोनों भी वहां से चले गए। इधर कोलाज में 5 लड़कियां साथ आईं तो सब उन्हें जलन से देखने लगे। अनाया जैसे ही अपने क्लास में पहुंची तो सब लोग शांत हो गए और उसे ही देखने लगे, मगर अनाया ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। अनाया के दोस्त भी उसे देखकर खुश हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आ गए और उन्होंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। ऐसे ही 4 क्लासेस हो गई और लंच टाइम में सब लोग कैंटीन चले गए। रूही अनाया को देखते हुए मन ही मन डेविल स्माइल की और बोली, अनाया आज सबके सामने तुम्हारा मजाक बनेगा, तुम देखती जाओ। तभी उसने थोड़ा जोर से बोला, अना इधर आओ, मगर अनाया ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया जिससे रूही को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। तभी रूही अपना नाटक करते हुए बोली, अना आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर मेरी क्या गलती है? अगर मॉम तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करती हैं तो? सभी लोग अनाया को देखने लगे। क्योंकि अनाया किसी से मतलब नहीं रखती थी तो सब उसे घमंडी ही समझते थे। लड़कियां उसकी खूबसूरती और इंटेलिजेंस से जलती थीं। अनाया के दोस्तों को रूही पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वहीं शिवन्या, आरवी और रूहानी को भी रूही की बात अच्छी नहीं लगी। रूहानी कुछ बोलती तभी अनाया ने अपनी ठंडी निगाहों से रूही को देखा और बेहद सरकास्टिक वे में बोली, ओ मिस रायचंद, आप कितनी अच्छी तरह से जानती हैं मुझे कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, मगर फिर भी आप बार बार मुझसे बात करने के लिए मरी जाती हैं। आपका स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि जो इंसान आपसे नफरत करता है, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, आप उसके पीछे किसी सड़क के आवारा कुत्तों की तरह पड़ जाती हैं। और आपसे मिसेस रायचंद कितना भी प्यार करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बार बार का ड्रामा मत कीजिए, मुझे पता है मैं बुरी हूँ और मुझे आपके जितना महान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे से आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेंगी तो इस बार मैं आपका वो हाल करूंगी कि आपका ये ड्रामा भी आपको नहीं बचा पाएगा। अनाया अभी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उसके पास से निकलने वाला वो खतरनाक ऑरा सबको कांपने पर मजबूर कर गया। वहीं अनाया की ऐसी इंसल्टिंग बातें सुनकर रूही का चेहरा काला पड़ गया। वहीं अनाया के दोस्त और बाकी लोग हंसने लगे। इतना बोलकर अनाया बिना खाए वहां से चली गई और उसके चारों दोस्त भी वहां से चले गए। इधर अनाया के जाने के बाद रूहानी ने रूही को बोला, रूही ये सब क्या था? हाँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही थी? वैसे ही अनाया हमसे नफरत करती है, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर वो हमसे और भी दूर हो जाएगी। रूहानी की बात सुनकर रूही ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर बोला, सॉरी दी, मैं तो बस अनाया से बात करना चाहती थी। रूहानी कुछ नहीं बोली। समायरा भी पहले ही अनाया के पीछे चली गई थी। इधर समायरा अनाया को गले लगाकर उसका गुस्सा शांत करवा रही थी। अनाया के दोस्त भी समायरा को काफी पसंद करते थे। तभी अनाया उन सबको बताकर वहां से चली गई और समायरा भी रायचंद मेंशन चली गई। इधर रूही और रूहानी भी ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गए। शिवन्या गाड़ी में बैठते हुए बोली, दीदू। रूही दी ने अनाया को और गुस्सा दिला दिया। अब वो मुझसे भी दोस्ती नहीं करेगी कभी। इतना बोलकर वो उदास हो गई। आरवी उसे गले लगाते हुए बोला, शिवू बच्चा, आप चिंता मत करो, अनाया आपसे दोस्ती कर लेगी, आप तो इतने प्यारे हो ना। तो शिवन्या बोली, मगर वो तो मेरी तरफ देखती तक नहीं। तभी आरवी बोला, उसे अपनों ने ही बहुत चोट पहुंचाई है, इसलिए वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। मगर आप चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। और सभी ने भी अनाया को ही रूहानी के पीछे देखा था, इसलिए सब लोगों को भी यही लगा। और सबसे बड़ी बात, रूही हमेशा अनाया का सपोर्ट करती थी, मगर उस दिन उसने भी उसे ही गलत बोला, तो सबको यकीन हो गया कि अनाया ने ही ऐसा किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया बोली, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोलकर सो गई। इधर रूही बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने किसी को कॉल किया और बोली, दादू वो बहुत ज्यादा डरावनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली और वो भी जाकर सो गई। अगली सुबह सभी लोग लिविंग में बैठे चाय पी रहे थे कि तभी अनाया नीचे आई और वो सबको एक नजर देख दादू से बोली, बड़ी मुझे थोड़ा काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। तभी दादू बोले, शैतान बच्चे, नाश्ता तो कर लो। तभी अनाया बोली, नहीं, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। सभी लोग अनाया को ही देख रहे थे। तभी समायरा बोली, बच्चा आप कोलाज नहीं आ रहे आज? तो अनाया बोली, दीदू मैं शाम को फ्रेशर्स पार्टी में मिलूंगी आपसे। इतना बोलकर बाहर निकल गई। इधर रिद्धि जी बस एक टक उसे जाते हुए देख रही थी। सभी ने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। अनाया ने एक कार उठाई और वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गई और ऑफिस पहुंचकर डायरेक्ट लिफ्ट से अपने कैबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने असिस्टेंट ईशान को बुलाया और उससे सभी डिपार्टमेंट हेड के साथ मीटिंग फिक्स करने को बोला। थोड़ी देर बाद एक बड़े से मीटिंग रूम में सभी डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए थे। तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और हमारी अनाया अपने कोल्ड ऑरे के साथ अंदर आई तो सबने उसे ग्रीट किया और उसके बैठने के बाद खुद भी बैठ गए। तभी अनाया की कोल्ड आवाज वहां गूंजी, मुझे ज्यादा बातें घुमाना पसंद नहीं है, तो ये बताओ किसने वो फॉरेन डील की फाइल मेरे राइवल कंपनी को पहुंचाई? सामने आओ, वरना अगर मैं खुद से उसे यहाँ बुलाऊंगी तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मुझे पता है वो गद्दार कौन है। कोई भी नहीं उठा, मगर एक आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसके पैर भी कांप रहे थे। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड था। तभी अनाया बोली, मतलब मेरी बातों को शायद तुम लोगों ने हल्के में लेने की गलती कर दी। अनाया के मुंह में मास्क लगा हुआ था,
मगर उसकी खूबसूरत आंखें इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थीं। तभी उसने ईशान को कुछ इशारा किया और ईशान ने अनाया का इशारा समझ निरंजन कुमार अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड था, उसे अनायास के पैरों में पटक दिया। अनाया ने उसके बालों को मुट्ठी में भरा और बेहद डरावनी आवाज में बोली, लगता है तुम लोगों के दिलों में बेरहम क्वीन का डर खत्म हो गया है। जैसे ही सबने बेरहम क्वीन सुना, सब लोग डर से कांपने लगे और निरंजन कुमार तो डर से हकलाते हुए बोला, क्वीन मुंह, मुझे माफ कर दीजिए, मुंह मुझसे गलती हो गई, एक मौका और दे दीजिए। तभी अनाया बोली, माफी जैसा शब्द मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है, मैं गद्दारों को कभी माफ नहीं करती, उनकी एक ही सजा है, सजा ए मौत, और अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। इतना कहकर उसने उसे झटक दिया। तभी वहां 2 गार्ड्स आए जिनके कपड़ों पर बी क्वीन लिखा हुआ था। उन्हें देखकर सबके पसीने छूटने लगे। वो दोनों गार्ड्स निरंजन कुमार को घसीटते हुए ले जाने लगे। निरंजन कुमार चिल्ला रहा था मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अनाया वहां से अपने कैबिन में चली गई। उसी पीछे ईशान भी चला गया। धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट के हेड भी वहां से चले गए। अनाया ने ईशान को कुछ ऑर्डर दिए और अपना काम करने लगी। ऐसे ही शाम हो गई। अनाया ने ईशान से बोलकर अपने लिए एक साड़ी मंगवाई थी जो वो फ्रेशर्स पार्टी में पहनने वाली थी। तभी ईशान ब्लैक कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी लेकर आया और अनाया को दे दिया। अनाया उसे लेकर अपने पर्सनल रूम में चली गई। उसने साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप किया और अपने स्ट्रेट बालों को खुला ही छोड़ दिया। उसने अपने कानों में बेहद खूबसूरत डायमंड के इयररिंग्स पहने हुए थे और वो उस ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी वो वहां से अपनी फेवरेट कार में बैठकर निकल गई और रास्ते से अपने सभी दोस्तों को पिक कर लिया क्योंकि उन लोगों ने एक ही कार से जाने का डिसाइड किया था। अभी कार को पार्थ चला रहा था और दर्श उसके बगल में बैठा हुआ था और हमारी तीनों देवियां सिया, प्राची और अनाया पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में उनकी कार कोलाज के अंदर इंटर हुई तो सभी लोग उसी कार को देखने लगे क्योंकि ऐसी सिर्फ 2 कार 3 ही कार थी। तभी उस कार से वो 5 बाहर आए। वो 5 ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। प्राची ने रेड और सिया ने पिंक कलर्स की साड़ी कैरी की हुई थी। वहीं पार्थ और दर्श दोनों ने ही ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहे थे। सभी की नजरें उन सब पर ही टिकी हुई थी मगर सबसे ज्यादा अनाया को देख रहे थे। वो ब्लैक साड़ी में बेहद हसीन लग रही थी और उसकी कमर उस साड़ी में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। सभी लोग पार्टी वेन्यू की तरफ चले गए। सभी हॉल में आकर एक जगह पर बैठ गए। ऐसे ही पार्टी शुरू हो गई। ये पार्टी कोलाज में ना रखकर एक होटल पर रखी गई थी जिसका नाम मूनलाइट था। पार्टी में सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे मगर मिस्टर फ्रेशर अनाया और आदित्य रॉय नाम का लड़का बना जिसे देखकर सभी बहुत खुश हुए, 1-2 लोगों को छोड़कर। तभी रूही तो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आई थी। उसने अनाया के जूस में एक ड्रग मिला दिया। अनाया ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस जूस को पी लिया मगर थोड़ी ही देर में उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो वहां से चली गई। रूही ने जब अनाया को पार्टी में नहीं देखा तो उसे बेहद गुस्सा आ गया क्योंकि जब अनाया वहां से जा रही थी तो रूही को एक कॉल आ गई थी। अनाया वहां से सबसे टॉप फ्लोर पर चली गई। उसे कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। वो एक रूम में चली गई। तभी एक लड़का जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था वो बाथरूम से बाहर आया। जब उसने अपने कमरे में किसी लड़की को देखा तो उसको गुस्सा आने लगा क्योंकि अनाया ने उस लड़के की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। तभी जैसे ही वो कुछ कहने को हुआ कि अनाया उसकी तरफ पलट गई, वहीं अनाया को देखकर वो लड़का अपनी जगह पर जम गया और उसके पास जाते हुए बोला, बेबी गर्ल तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगर जैसे ही उसने अनाया को टच किया उसके माथे की नसें तन गई। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे शिवाय बाबू थे जो यहाँ एक मीटिंग के लिए आए थे और ये होटल भी उनका ही था। तभी अनाया ने शिवाय को देखा तो बोली, मिस्टर राजावत आप यहाँ। तभी उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने एकदम से शिवाय को गले लगा लिया। उसके ऐसे गले लगने से शिवाय को करंट लगा और वो अनाया को बहुत शिद्दत से देखने लगा कि तभी अनाया ने अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। शिवाय उसके टच से ही मदहोश हो चुका था। उसने अनाया की कमर पर अपने ठंडे हाथ रखे तो अनाया से उठी और उसकी पकड़ शिवाय के कपड़ों में कस गई। शिवाय ने एक शर्ट और पेंट पहन रखी थी क्योंकि वो यहाँ से जाने ही वाला था मगर अनाया के अचानक आ जाने से वो जा नहीं पाया। उसने अनाया को छोड़ दिया क्योंकि अनाया को अब सांस नहीं आ रही थी। अनाया का पल्लू सड़क के नीचे गिर गया था जिससे उसकी क्लीवेज दिख रही थी। शिवाय ने उसे ऐसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसने अनाया को उठाया और बेड पर लिटा दिया और उसके गले में किसेस और बाइट करने लगा जिससे अनाया के मुंह से बेहद हसीन सिस्कियां निकल रही थी जिससे शिवाय और भी गहराई से उसे गले को शक करने लगा। शिवाय ने अनाया के पेट पर अपने होंठ रखे तो अनाया की निकल गई और उसकी पकड़ शिवाय के बालों में कस गई। शिवाय ने उसने नेवल पर अपनी जीभ डाली और जीभ को अंदर बाहर करने लगा जिससे अनाया बेहद मचलने लगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया को सिर्फ मेरी वजह से कभी गले नहीं लगा पाएगी और अनाया उसे तो पता ही नहीं चलेगा। उसकी प्यारी दीदू रूही जो उस पर जान छिड़कती थी वो हमारी कैद में है और उसे भी मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगी। फिर हमेशा मैं ही यहाँ की सबसे छोटी प्रिंसेस बनकर रहूंगी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि होली के दिन होलिका के साथ रूही का भी दहन होगा और उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। रात का समय सभी लोग तैयार होकर हॉल में बैठे हुए थे। सभी लोगों ने पंजाबी स्टाइल के कपड़े पहने थे। लड़कियों और औरतों ने पंजाबी सूट और लड़कों और आदमियों ने पंजाबी कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वो सभी लोग बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सभी लोग वहां से गाड़ी में बैठकर राजावत मेंशन के लिए निकल गए।
अनाया ऋषभ के साथ जाने वाली थी। थोड़ी देर में अनाया भी नीचे आ गई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों भी राजावत मेंशन के लिए निकल गए। इधर राजावत मेंशन में होलिका दहन के लिए सारी चीजें तैयार की गई थी। सभी लोग राजावत मेंशन पहुंच गए। रूही की नजर जैसे ही शिवाय पर पड़ी, वो तो उसे देखते ही रह गई, मगर शिवाय ने उसे एक नजर देखना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद अनाया और ऋषभ भी पहुंच गए और दोनों जहां होलिका दहन होने वाला था वहां पहुंच गए। जैसे ही शिवाय ने अनाया को देखा, वो बस उसे देखता ही रह गया, यहाँ तक कि वो तो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग आग के सामने खड़े थे और उसमें चावल और सिक्के डालकर अपनी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे ही होलिका दहन का समापन हुआ और राजावत फैमिली, रायचंद फैमिली, राठौर फैमिली, सिंघानिया फैमिली और शर्मा फैमिली सब एक साथ बैठ गए। मोनिका आरव को और रूही एक टक शिवाय को घूर रही थी। आरव को भी खुद के ऊपर मोनिका की नजर महसूस हुई तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने बेहद कोल्ड तरीके से मोनिका को घूरा, जिससे मोनिका के अंदर डर की लहर दौड़ गई। फिर उसने अपनी नजरें आरव से हटा ली और रूहानी को कोसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है आरव जी, सिर्फ मेरे हैं, कल उन्हें मैं अपना बना लूंगी, फिर उन्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वहीं शिवाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहां से अपने कमरे में चले गया। प्रतिभा जी अनाया से बात कर रही थी। उन्हें अनाया बहुत पसंद थी। वो हमेशा से अनाया को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, मगर जब उन्होंने रूही को शिवाय को देखते पाया तो उनका चेहरा सख्त हो गया। वो रूही को भी पहले पसंद करती थी, मगर जब वो किडनैप होकर वापस आई उसके बाद से प्रतिभा जी को रूही नापसंद होने लगी। मगर उन्होंने कभी भी रूही को अपनी बहू बनाने के बारे में नहीं सोचा। तभी अनाया के कपड़ों में जूस गिर गया और ये चीज रूही ने जानबूझकर की थी ताकि प्रतिभा जी का अटेंशन उसे मिल जाए। अनाया ने वॉशरूम का पूछा और एक मेड के साथ ऊपर चली गई और उस मेड को वापस भेज दिया। वॉशरूम यूज करने के बाद जैसे ही अनाया बाहर आई और कॉरिडोर से नीचे जाने को हुई कि किसी ने उसे झटके से खींच लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने से अनाया सुन्न रह गई, मगर जल्दी ही संभल कर उसने अपने सामने देखा तो उसके सामने शिवाय था, जिसने उसे अपने कमरे में खींचकर दरवाजे से लगाकर उसे घूर रहा था। तो अनाया ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, मिस्टर राजावत, ये क्या बदतमीज है। तो शिवाय उसके कान के पास गया और अपनी मधोश और सेक्सी आवाज में बोला, बेबी गर्ल, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो अनाया ने उसका हाथ हटाना चाहा, मगर शिवाय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली। तो अनाया बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको कब इग्नोर किया। तो शिवाय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उससे बोला, तुम्हें याद नहीं है तो अभी याद आ जाएगा। इतना बोलकर उसने उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। अनाया का दिमाग ब्लैंक हो गया था, क्योंकि उस दिन अनाया नशे में थी, मगर आज उसके होश में उसे किस कर रहा था। अनाया को खोया हुआ देखकर शिवाय ने उसे बाइट किया, जिससे अनाया होश में आ गई और शिवाय को दूर करने लगी। मगर अनाया जितना उसे दूर करती, शिवाय उतनी ही फोर्स के साथ उसे किस करता। इसलिए अनाया ने उसे जो वो करना चाहता था करने दिया, क्योंकि अनाया को भी शिवाय की करीबी अच्छी लगती थी। थोड़ी देर में अनाया भी मदहोश होने लगी और उसके हाथ शिवाय के बालों में चलने लगे, जिसे महसूस कर शिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाय और प्यार से उसे किस करने लगा। इधर दूसरी तरफ हॉल में रूही को शिवाय से मिलना था, मगर उसे बहाना ही नहीं मिल पा रहा था। वही मायरा बस एक तक ऋषभ को देख रही थी, मगर हमारे ऋषभ बाबू को तो कोई लेना देना ही नहीं था। इन सब से रही कोई और भी था जो ऋषभ को बहुत प्यार से निहार रही थी। वो कौन है आपको आगे पता चलेगा। रूही को बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वहीं समायरा ने रूही को शिवाय को घूरते हुए देख लिया था और वो अपने मन में बोली, चुड़ैल कहीं की, ये लायक भी है मिस्टर राजावत के। मिस्टर राजावत के लिए तो मेरी अना परफेक्ट है, बिल्कुल उनकी ही तरह अना की भी तो पर्सनालिटी है। दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। मगर उसे नहीं पता था कि उसकी बोली बात जल्दी ही पूरी होने वाली है। इधर शिवाय ने अनाया को एक लॉन्ग किस के बाद छोड़ा और उसको शांत करवाने लगा और बोला, बेबी गर्ल, आज से अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। अनाया उससे कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसे उसका खुद पर हक जताना अच्छा लगता था। उसने अपना सिर झुका दिया क्योंकि उससे बहुत शर्मा रही थी। वहीं उसका लाल चेहरा देखकर शिवाय को उस पर बेहद प्यार आ रहा था, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अनाया ने उसे एक नजर देखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिवाय बोला, बेबी गर्ल, जल्दी ही मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और फिर तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, क्योंकि तुम मेरी हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर बोला, मुझे बस तुम्हारी नजर खुद पर चाहिए और किसी की भी नजर में ना खुद पर बर्दाश्त कर सकता हूँ ना तुम पर। मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। इधर अनाया वॉशरूम जाकर उसने अपना चेहरा धोया और खुद की सांसों को काबू कर नीचे चली गई। शिवन्या ने अनाया को देखा तो वो उसके पास चली गई और उससे बातें करने लगी। शिवन्या का अच्छा नेचर देखकर अनाया ने उससे दोस्ती कर ली थी, जिससे शिवन्या बेहद खुश थी और उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कितना ज्यादा खुश है। प्रतिभा जी भी शिवन्या को खुश देखकर बहुत खुश थी और उन्हें अनाया और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। रिद्धि जी बस एक टक अनाया को देख रही थी। उन्होंने और अश्विन जी ने कल अनाया को किसी भी हालत में मनाने की ठानी थी, मगर कल उन्हें इससे भी बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। समायरा, अनाया और शिवन्या तीनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। ऋषभ की धमकी के बाद किसी ने भी अनाया से बदतमीजी करना छोड़ दिया था, मगर मायरा बहुत ज्यादा नफरत से अनाया को देख रही थी और अपने मन में बोली, बस एक बार मेरी शादी ऋषभ जी से हो जाए, फिर देखना कैसे मैं उनको तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि ऋषभ को तो ऐसी लड़की मिलने वाली थी तो उसकी प्रिंसेस को उसी की तरह प्यार करेगी। शिवाय भी नीचे आ गया था। जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी तो उसने उसे एक शरारती मुस्कान दी, जिससे अनाया के गाल लाल हो गए। सभी लोग डिनर करने लगे और हंसी मजाक करने लगे, मगर रूही तो बस एक तक शिवाय को ही देख रही थी। उसकी आंखों में लस्ट नजर आ रहा था। अनाया ने जब ये नोटिस किया तो उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गई और उसकी आंखें भी लाल हो गई, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। आरव के ऐसे देखने से भी मोनिका पर असर नहीं हुआ था। वो अभी भी आरव को देख रही थी, मगर हमारे आरव का ध्यान तो सिर्फ रूहानी पर था, जिससे मोनिका के हाथों की मुट्ठियां कस गईं और वो नफरत से रूहानी को देखने लगी। फिर बोली, जितना खुश होना है वो कल के बाद तुम सिर्फ रोगी
और तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वहीं अनाया रूही और मोनिका को देखकर बोली, तुम दोनों को जितना प्लान बनाना है बना लो, मगर कल का दिन तुम दोनों कभी नहीं भूलोगे। मोनिका डार्लिंग, तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं, मगर इतनी जिससे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बस तुम इंतजार करो। इतना बोलकर डेविल स्माइल करने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। शिवाय भी नीचे आ गया था। जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी तो उसने उसे एक शरारती मुस्कान दी, जिससे अनाया के गाल लाल हो गए। सभी लोग डिनर करने लगे और हंसी मजाक करने लगे, मगर रूही तो बस एक तक शिवाय को ही देख रही थी। उसकी आंखों में लस्ट नजर आ रहा था। अनाया ने जब ये नोटिस किया तो उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखें भी लाल हो गईं, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। आरव के ऐसे देखने से भी मोनिका पर असर नहीं हुआ था। वो अभी भी आरव को देख रही थी, मगर हमारे आरव का ध्यान तो सिर्फ रूहानी पर था, जिससे मोनिका के हाथों की मुट्ठियां कस गईं और वो नफरत से रूहानी को देखने लगी। फिर बोली, जितना खुश होना है हो वो कल के बाद तुम सिर्फ रोगी और तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वहीं अनाया रूही और मोनिका को देखकर बोली, तुम दोनों को जितना प्लान बनाना है बना लो, मगर कल का दिन तुम दोनों कभी नहीं भूलोगे मोनिका डार्लिंग। तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं, मगर इतनी जिससे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बस तुम इंतजार करो। इतना बोलकर डेविल स्माइल करने लगी। आगे डिनर के बाद सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि अगला दिन होली का था और इस बार राजावत फैमिली ने अपने मेंशन में होली का आयोजन किया था। घर पहुंचते ही सब अपने अपने कमरों में चले गए। थकान भी कुछ ज्यादा ही थी। वहीं रूही को न जाने क्यों अनाया को शिवाय के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सोच में बड़बड़ाई, अनाया, शिवाय से दूर रहना ही तुम्हारी भलाई है, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शिवाय सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगली सुबह राजावत मेंशन होली के रंगों में सराबोर था। हर कोना बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। मेहमानों का स्वागत जोरों शोरों से हो रहा था। सभी यंगस्टर्स एक जगह इकट्ठा थे। शिवाय अभी तक नहीं आया था, लेकिन जल्द ही रायचंद, शर्मा और सिंघानिया फैमिली भी आ पहुंची। गले मिलकर गुलाल लगाया गया और सभी ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। शिवाय जब पहुंचा तो सबसे पहले उसने बड़ों के चरण स्पर्श किए और फिर एक साइड खड़ा हो गया। वहीं रूही एक तक उसे देख रही थी, लेकिन शिवाय की नजरें तो किसी और पर टिकी थी, अनाया पर। अनाया ने सफेद रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना था, जिसमें उसकी कमर झलक रही थी। शिवाय की नजरें अनाया को देखकर कुछ और ही कह रही थी और रूही ने यह देख लिया। उसकी आंखों में गुस्से की लाली उतर आई और उसकी नफरत की आग और तेज हो गई। होली का माहौल चरम पर था। तभी शिवाय ने मौका पाकर अनाया को एक कोने में खींच लिया। उसने अनाया की कमर को होल्ड किया और धीरे से उसके करीब आ गया। अपने हाथ में गुलाल भरकर उसकी कमर पर लगाया, जिससे अनाया की पकड़ भी शिवाय के शर्ट पर कस गई। शिवाय को उसके छूने से जो सिहरन हुई वो उसके चेहरे की दिलकश मुस्कान में साफ झलक रही थी। फिर उसने अनाया के गालों पर रंग लगाया और अपने गालों से उसके गालों को रगड़ने लगा। अनाया की पलकों ने खुद ब खुद बंद होने की आजादी ले ली। फिर शिवाय ने उसके गले पर रंग लगाया और वहीं किस करने लगा। अनाया सिहर गई और उसे हल्का सा धक्का देकर वहां से भाग गई। शिवाय उसके पीछे भागा, लेकिन तभी अनाया किसी से टकरा गई। उसके हाथ का रंग उस इंसान की शर्ट पर लग गया और वो शख्स गुस्से से पलटा, मगर जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी, गुस्सा गायब हो गया। वो मुस्कुराया और बोला, बेबी डॉल, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। ये था आदित्य मल्होत्रा, किशन मल्होत्रा का पोता और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ। टॉप 5 फैमिली में गिने जाने वाले इस लड़के की आंखों में जुनून साफ झलक रहा था। शिवाय ने जब आदित्य को अनाया को इस तरह देखता पाया तो उसका खून खौल उठा। उसे अपने गुस्से पर काबू रखना मुश्किल हो गया। तभी किशन मल्होत्रा, रंजीत जी और धीरज जी गले मिले और भावनाओं का सैलाब बह निकला। काफी समय बाद मिले इन दोस्तों की आंखों में आंसू थे। तीनों दादियां, राधिका रायचंद, कामिनी राजावत और मीनाक्षी मल्होत्रा भी गले लग गईं। ये तीनों भी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। मल्होत्रा फैमिली की जानकारी, फैमिली हेड किशन मल्होत्रा, लेडी हेड मीनाक्षी मल्होत्रा, बेटा कमल मल्होत्रा, बहू नीलम मल्होत्रा, बच्चे अविनाश, आदित्य, आनिया मल्होत्रा। सबका भव्य स्वागत हुआ और सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगाया। अविनाश नफरत भरी निगाहों से रूही को देख रहा था, क्यों, ये अभी राज है। वहीं आदित्य जुनून से भरी नजरों से अनाया को निहार रहा था, जो शिवाय की ज्वाला को और भड़का रहा था। सब रंगों में डूबे थे। रूही ने भी शिवाय को रंग लगाने की कोशिश की, मगर शिवाय ने उसे नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में रूही ने बहुत ज्यादा ठंडाई पी ली और धीरे धीरे उस पर नशा चढ़ने लगा। वो स्टेज पर चढ़ गई और जोर से बोली, अनाया, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। सभी लोग चौंक कर रूही की ओर देखने लगे। रिद्धि जी उसकी तरफ बढ़ी तो वो रिद्धि जी से बोली, मिसेज रिद्धि रायचंद, मेरे पास मत आओ। सभी हैरानी से रूही को देखने लगे, क्योंकि वो कभी भी रिद्धि जी से इस तरह से बात नहीं करती थी। उसे ऐसे देखकर अनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपने मन में बोली, रूही उर्फ रितिका, तुम तो खुद ही अपनी सच्चाई उगलने वाली हो। तभी दादू कड़क आवाज में बोले, रूही, ये क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का। तो रितिका उन्हें देखते हुए बोली, तुम भी चुप रहो, मुझे तुमसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। सब लोग बेयकीनी से रूही को देख रहे थे, जो नशे में ये सब बोल रही थी। तभी अश्विन जी बोले, रूही बेटा, मेरी बात सुनो। तो रितिका हंसने लगी और हंसते हुए बोली, कौन रूही? मैं कोई रूही नहीं हूँ, मैं रितिका हूँ, रितिका दीक्षित। वहीं दीक्षित सरनेम सुनकर रंजीत जी, धीरज जी और सभी बड़े लोगों के भाव बदल गए। तभी उन्हें फिर से रितिका की आवाज आई, आप सब लोग कितने बेवकूफ हैं जो मुझे रूही समझ रहे थे। इतने सालों से मुझे तो ताज्जुब होता है मिस्टर अश्विन रायचंद कि आपको भी पता नहीं चला, मगर हाँ पता चलता भी तो कैसे मैंने इतने सारे रूही की इतनी अच्छी एक्टिंग जो की। मगर मुझे अनाया से सख्त नफरत है। इस अनाया की वजह से मेरी सबसे छोटी होने का फायदा छीन गया, इसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। मगर मैंने इस लड़की को सबसे दूर कर दिया और इसको इसकी की ही सगी माँ के नजरों में गिरा दिया और इसे हाई नस्टल में भी बहुत टार्चर करवाया। मगर पता नहीं कहाँ से किसी को पता चल गया और इसका रूम चेंज करवा दिया। तभी रंजीत जी बेहद गुस्से से बोले, हमारी रूही कहाँ है?
तो रितिका कुछ बोलती, उससे पहले ही एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ दादू। सब लोगों ने मुड़कर देखा तो सबको एक खूबसूरत लड़की नजर आई जो बहुत सुंदर थी मगर अनाया से कम। तभी रितिका उसको देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहाँ बंद होना चाहिए था। तो अनाया उसे देखकर हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी दीदू के टच को नहीं पहचान पाऊंगी? हाँ, तुमने जब मुझे टच किया था तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम रूही नहीं हो। फिर क्या था, मैंने तुम्हारे पीछे आदमी लगवा दिए जिससे हमें रूही दीदू का पता चल गया। तुम्हारे प्रिय दादा और तुम्हारी पूरी फैमिली जेल में है और अब तुम भी वहीं जाओगी। और मन में बोली, मगर मुझे पता है असली मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ है, मगर कोई ना, जैसे उसके मोहरे को ढूंढ लिया वैसे ही उसे ढूंढकर बहुत भयानक मौत दूंगी जिससे उसकी रूह कांप जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। आप सिर्फ मेरे हो और मैं आपको क्या, आपका नाम भी किसी के साथ जुड़े ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बोलकर उसके अपने फोन को रखा और सो गई। दूसरी तरफ एक घर के एक कमरे में एक लड़की एक तस्वीर को एक तक देख रही थी और बोली, जान मैं बहुत जल्दी इंडिया वापस आ रही हूँ और इस बार मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी। और इतना बोलकर उसने उस फोटो को चूम लिया। ये फोटो किसी और की नहीं शिवाय की थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अगर मैं किडनैप नहीं हुई होती तो मैं अपनी अना को कभी भी ये सब नहीं झेलने देती। शिवाय को भी इन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मगर उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा हुआ था। सभी लोग वहां से चले गए और मोनिका लोग भी चले गए। जब से मोहिनी जी को मोनिका की हरकतें पता चली अब वो रायचंद मेंशन कम ही रुकती थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी